Good morning, class. We are going to start a chapter 5, dissolution of partnership firm. Content of dissolution of partnership firm, meaning, introduction, reasons for dissolution, difference between partnership firm and partnership dissolution, and accounting treatments. ये सब इस चैप्टर में हम लोग करेंगे. Now the turn of introduction, meaning and definition. Dissolution means dissolving something. It means बिजनेस और फर्म इज गोइंग टू बी एंड, यानी फर्म डिजोल्व होने वाली है, कुछ बंद होने वाला है. वी कैन से दैट डिसोल्यूशन मीन्स क्लोजिंग डाउन और वाइंडिंग अप, यानी शट डाउन या क्लोज डाउन ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. यानी फर्म बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, शट डाउन कर रहे हैं हम फर्म को. डिसोल्यूशन ऑल्सो मीन डिसकंटिन्यू फंक्शन एज अ फर्म. फर्म इज नो लॉन्गर अलाइव, फर्म डिजोल्व हो रही है तो फंक्शंस भी डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, फंक्शंस फर्म में परफॉर्म नहीं किए जाएंगे. एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इम्प्लाइज दैट, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, इट इम्प्लाइज दैट कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स. एज यू ऑल नो, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनर्स आपस में सहमति करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है पार्टनरशिप. एग्रीमेंट फ्रेम किया था तो अब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है. पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, बिकॉज फर्म नहीं रही है, फर्म की एग्जिस्टेंस खत्म हो रही है, तो रिलेशन जो है उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा. ना एग्रीमेंट होगा, ना पार्टनरशिप होगी, एंड फर्म ऑल्सो डिजॉल्विंग. द रीजंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हमें फर्म को डिजॉल्व करना पड़ता है. नंबर वन इज बाय द वॉलंटरी एक्ट ऑफ द पार्टनर्स देमसेल्व्स. पार्टनर्स खुद चाहते हैं, वो इच्छुक हैं, अपनी इच्छा से वो चाहें तो फर्म को डिजॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड वन इज व्हेन द पीरियड और द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड. पार्टनर्स ने अपना बोला था कि हम 10 या 15 ईयर्स पार्टनरशिप करेंगे, और वो ड्यूरेशन है, वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, इस वजह से भी हम फर्म को डिजॉल्व कर सकते हैं टाइम पीरियड पूरा होने पे. नाउ थर्ड वन इज पार्टनरशिप कैन बी डिजॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफिक वेंचर्स फॉर विच इट वॉज फॉर्म्ड. वेंचर का मतलब क्या है, वेंचर मीन प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने कोई स्पेसिफिक टारगेट, कोई वेंचर, कोई प्रोजेक्ट सोचा था किस काम के लिए हम पार्टनरशिप करेंगे, और वो टास्क जो है, वो वेंचर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, तो पार्टनरशिप को एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन. अब अगर जो कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाता है, एनी वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम, सारे या उनमें से कोई एक पार्टनर अगर जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, तो उस केस में भी हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, फर्म को बंद कर सकते हैं, फर्म को बंद करना पड़ सकता है. नाउ नेक्स्ट वन इज इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इन टू डिसोल्यूशन. आप कोई इलीगल वर्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी बिजनेस में कर रहे हो विच इज़ अनलॉफुल, उस कारण से भी आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ सकता है. नाउ नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज. पार्टनरशिप एट विल मतलब आपने अपनी इच्छा से, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है पार्टनरशिप. यू कैन डिसॉल्व योर फर्म बाय योर विल, ओके, बट यू हैव टू गिव योर प्रायर 14 डेज नोटिस. आपको 14 दिन का नोटिस पहले देना पड़ेगा और फर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हो. तो इसके अलावा कुछ और सर्कमस्टेंसेज और होते हैं, यानी कोर्ट जो है, ऑनरेबल कोर्ट हमें ऑर्डर कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, बंद करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन लीगल ग्राउंड्स. ठीक है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई गलत काम कर दिया है पार्टनर ने, पार्टनर कोई अनसाउंड माइंड का हो गया है, पागल घोषित हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ दिया है बीच में, किसी ने उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ये सब कारण है जिसकी वजह से हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. मैंने बोला था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि फर्म डिसॉल्व हो गई है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. फर्म बंद हो गई तो एग्रीमेंट तो वैसे ही नहीं रहेगा, तो फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो फर्म में कॉन्टिन्यू, फर्म चल सकती है. तो वही हम बेसिक डिफरेंस पढ़ रहे हैं, दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर वन इज मीनिंग. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो फर्म चल भी सकती है और फर्म नहीं भी चल सकती. बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जस्ट एग्रीमेंट स्टॉप होता है. एंड व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाती है. नेचर वॉलंटरी नेचर होता है पार्टनरशिप को, एग्रीमेंट को हम कब डिसॉल्व करना चाहें, कब चेंज करना चाहें, हमारे ऊपर निर्भर होता है.
और जब फर्म डिसॉल्व होती है ये वॉलंटरी भी इच्छा से भी हो सकता है और कोर्ट अगर जो ऑर्डर कर दे तो कंपल्शन भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है तो बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बल्कि बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, बिकॉज नया एग्रीमेंट फ्रेम किया जाता है। और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है, बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो जाता है। रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर, जब हम फर्म पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं तो एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। आपने जैसे पुराने चैप्टर में किया है, एडमिशन के टाइम किया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जहाँ पर रिवैल्यूएशन करते हो। लेकिन जब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो रियलाइजेशन किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है जहाँ पे एसेट को सोल्ड ऑफ किया जाता है, एसेट को बेचा जाता है, लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है, पेमेंट की जाती है। तो ये यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट की। फाइनल क्लोजर ऑफ बुक, इसमें क्योंकि पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, एग्रीमेंट कंटिन्यू है, तो बुक्स को क्लोज नहीं किया जाता और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम बुक्स को क्लोज किया जाता है बिकॉज फर्म इज शट डाउन। कोर्ट ऑर्डर, द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, बट इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व अ फर्म। ये हमने अभी पढ़ा था। Now the turn of accounting procedure. When the firm is dissolved, so there are two ways to prepare the accounts. Two ways of dissolution. One is simple dissolution and second one is dissolution under insolvency situation. ये हमारे syllabus में नहीं है, तो we will do only simple dissolution accounting procedure. In this, we have to prepare 4 realization account, partners capital account, partners current, partners loan and cash और bank account. Strictly हमें इसी sequence में इन accounts को prepare करना है और ये 5 अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे और लास्ट में आपका कैश और बैंक अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाएगा वो अगर जो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाती है, इट मीन्स योर ऑल क्वेश्चन इज करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ये 4 अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। नंबर 1 इज रियलाइजेशन अकाउंट विच इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। रूल लगेगा डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। नाउ द सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज कैश एंड बैंक, जो आपको वेरीफाई करेगा आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। सेकंड पे पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा अगर जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, अदरवाइज नहीं। तो सीक्वेंस रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन लास्ट कैश एंड बैंक। स्टेप्स टू बी फॉलोड। आप जब अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे यानी डिसॉल्व करते हैं तो कैसे कैसे पेमेंट की जाएगी, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है वो देख रहे हैं हम लोग। ये बात क्लियर है कि मैंने बोला था प्राइवेट डेट यानी हमारा प्राइवेट लोन और फर्म के लोन में से पहले फर्म के लोन को प्रायोरिटी दी जाएगी और एसेट को सेल करके जितना भी हमारे पास पैसा आता है तो पहले फर्म की लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए उस पैसे को यूज़ किया जाएगा। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटीज़ को एसेट को रियलाइज करने के लिए सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो उनसे जो पैसा रियलाइज होगा आपको मिलेगा, उससे आप लायबिलिटीज़ की पेमेंट करोगे। तो उसके लिए यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द एसेट एंड लायबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल इन रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सारी एसेट एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दी हैं। नाउ द सेकंड इज इफ एनी पार्टनर लोन गिवन इन द बैलेंस शीट देन ओपन सेपरेट पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये मैंने आपको भी बताया, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, बैलेंस शीट में चीज़ गिवन होगी लायबिलिटी साइड, तो पहले पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और उसमें पार्टनर का लोन बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा और उसको पेमेंट की जाएगी। उसके लिए सेपरेट हमें सेकेंड नंबर पर पार्टनर्स के लोन अकाउंट को प्रिपेयर करना होगा। Now third is realize all the asset some time taken by the partner also। अब आप एसेट को सेल कर रहे हो तो एसेट को सेल करो, उससे जो पैसा रियलाइज होगा वो लेके आओगे। और कई बार पार्टनर्स भी एसेट को टेक ओवर कर लेते हैं तो वो भी उसी में ट्रीटमेंट किया जाएगा। सपोज कोई पार्टनर एसेट को ले लेता है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, वो ट्रीटमेंट भी हम उसी टाइम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज वट एवर कैश गेट आफ्टर सेलिंग और रियलाइजिंग एसेट पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्स्ट एंड लेटर पे ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटी आउट ऑफ इट। जितना भी आपको कैश डिराइव होता है एसेट को सेल करने के बाद, सबसे पहले उस कैश को आप यूज़ करोगे अपने एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए, जो भी रियलाइज़ करते वक्त जो भी खर्चे फर्म फेस कर रही है उनके लिए। एंड देन लास्ट में आप अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए उस कैश को यूज़ करोगे। And then if any cash left after settle down external liability then pay partner loan if applicable। अगर आपके पास कोई कैश बचता है अपनी बाहर की एक्सटर्नल लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद, तब आप उसके बाद पार्टनर्स के लोन की पेमेंट कर सकते हो अगर जो क्वेश्चन में पार्टनर लोन मेंशन है तो। ओके, एक्सटर्नल लायबिलिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद पार्टनर्स के लोन को। एंड लास्ट फाइनली इफ एनी कैश लेफ्ट आउट देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कैश बचता है लास्ट में तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है।